हाँ, जनपद। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम में मैं कर चुका हूँ, हिंदी मीडियम में कवर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, महाजनपद के बारे में जानेंगे। अब देखिए, महाजनपद एक नया जो शब्द है वो सुनने को मिल रहा है। अब देखिए कि जनपद जो समझने से पहले आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, महाजनपद कैसे बना जनपद से, ठीक है। जन का मतलब होता है लोग, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ जनपद के बारे में। जन का मतलब होता है लोग, और पद का मतलब होता है चरण, ठीक है, यानी कि लोगों के चरण। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको मैं शुरुआत से बताता हूँ। देखिए, जब आपने देखिए हमने पढ़ा है पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ठीक है, तांबा युग। आप देखिए, जब इंसान की शुरुआत होती है वहाँ से वो धीरे 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 करते करते, पहले अकेला रहता था, फिर वो गांव में रहने, उसने एक गांव बना के रहने लग गया। अब करते करते देखिए, जब वैदिक काल की शुरुआत होती है तो तब वहाँ पे क्या है, तब वहाँ पे जनपद आए थे। जब उत्तर वैदिक काल आया उसके बाद क्या है, महाजनपद की शुरुआत हुई है। अब देखिए, जैसे पहले आदमी, जैसे व्यक्ति था, पहले शिकार करता था, फिर धीरे धीरे जैसे उसने गांव बनाया, ठीक है, जैसे आर्यंस आए, फिर उसके बाद क्या है कि लड़ाइयाँ वगैरह शुरू होने लग गई। तो वो क्या करते थे कि जैसे एक गांव ने दूसरे, जैसे एक कबीले ने, आप कबीला समझिए, जैसे एक कबीला उसने दूसरे कबीले पे कब्जा कर लिया, उसने उस कबीले को अपने में मिला लिया। तो ऐसे करते करते अगर उसने 2 से 3 कबीले पे कब्जा कर लिया है तो उसके बाद वो जनपद बना देता था। अब देखिए, 2 कबीले 3 कबीले मिला के क्या बनेगा जनपद। अब 8-10 कबीले बन जाए, मतलब कि किसी एक कबीले के द्वारा 8-10 कबीले जीत ले जाए, तो उसका जो सारा ही जो अधिकार क्षेत्र है, उसका जो सारी जो टेरिटरी है, जो उसका क्षेत्र है, वो उसके अंडर आ जाएगा, वो बनेगा महाजनपद। यानी कि एक कबीला दूसरे को जीतता गया, अपने अंदर ऐड करता गया, वो जनपद बना। जनपद से वो जब बहुत बड़ा साम्राज्य फैल गया तो वो बन गया महाजनपद। हम उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, 16वीं शताब्दी से, यहाँ पे फ्रेंड 16वीं नहीं आएगा, ये आप यहाँ पे करेक्ट करना है, यहाँ पे छठी आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 6वीं शताब्दी पूरी। यहाँ पे गलती है, टाइपिंग एरर की है, तो आप इसको सही कर लेना, 16वीं मत मानिएगा, ये 6वीं शताब्दी है। 6वीं शताब्दी से पूर्व यूपी और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक उपयोग ने बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन के लिए परिस्थितियाँ बनाई। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो 6वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, वहाँ पे क्या है, ये जो महाजनपद था, आप महाजनपद को छोड़िए। देखिए, 6वीं शताब्दी से क्या है कि जो पूर्वी यूपी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो पश्चिमी बिहार है, वहाँ पे क्या है कि लोहे का जो प्रयोग है वो व्यापक स्तर पर होने लग गया, ठीक है। व्यापक स्तर पर देखिए लोहे का प्रयोग होने लग गया। उस पर देखिए कि नए कृषि उपकरण और उपकरणों ने किसानों को अधिक उत्पादन करने में सक्षम बनाया, और राजकुमारों द्वारा सैन्य और प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन एकत्रित किया गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि लोहे का जैसे प्रयोग है, देखिए जैसे आजकल इंटरनेट के द्वारा क्रांति आ चुके हैं हर जगह पे, यानी कि हर एक की ज़रूरत है इंटरनेट। तब पहले जब लोहा आया था तो तब भी वो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत बन गया था। अब देखिए, जो लोहा है उसमें क्या है कि जो देखिए जो लोहे का उपयोग है वो कृषि उपकरण में होने लग गया। उपकरणों से क्या हुआ कि किसान जो है वो अधिक उत्पादन करने लग गए, यानी कि अगर पहले लोहे का प्रयोग नहीं होता था तो इतनी फसल वो ज़्यादा उगा नहीं पाते थे। लोहे के बाद क्या है, उपयोग के बाद क्या है, उसे खेती में इस्तेमाल करने लग गए, जिससे क्या है कि अधिक उत्पादन होने लग गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो राजकुमार हैं, जो राजा है, वो भी अपने सैन्य प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लोहे का प्रयोग करने लग गए। यानी कि आप देखिए कि लोहे की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ चुकी है। किसान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राजा महाराजा भी इस्तेमाल इसे कर रहे हैं। इसके साथ जनपद ने महाजनपद को मार्ग देना शुरू कर दिया। आप देखिए, मैंने आपको बताया ना पहले कि पहले कबीले थे, फिर उनको जीता, फिर बना जनपद, जनपद से बने महाजनपद। अब देखिए, महाजनपद को मार्ग देना शुरू किया। यहाँ पे मार्ग देने का मतलब ये है कि जब लोहे के हथियार बनाए जाते थे तो एक कबीला दूसरे पे हमला करता था तो उसको जीत लेते थे। इतनी मार काट होने लग गई थी, तो इससे क्या था, महाजनपद बनने लग गए। अब देखिए, हिमालय और नर्मदा के बीच की भूमि 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया, जिनका उल्लेख साहित्य अंगार निकाय में मिलता है। देखिए, बहुत साहित्य अंगुत्तर निकाय, जैसे अंगुत्तर निकाय आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अंगुत्तर निकाय में देखिए ये बताया गया है, जो हिमालय और नर्मदा, यानी कि जो हिमालय है और जो नर्मदा की जो बीच की जो भूमि है, वहाँ पे जो 16 महाजनपद हैं
ठीक है, उसको उसमें विभाजित कर दिया गया। यानी कि हिमालय और नर्मदा के बीच की बात करें तो 16 महाजनपद की वो जगह बनती है जिनका उल्लेख देखिए बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, बताइए कि बौद्ध साहित्य का जो उल्लेख आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है। अब देखिए ये 16 महाजनपद कौन से थे, कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, चेदी, अवंती, मत्स्य, सूरसेना, कौशल, वत्समल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, अस्मक। ये देखिए 16 जो महाजनपद थे, इनमें से मगध, कौशल या अवध, वत्स और अवंती अधिक महत्वपूर्ण थे। यानी कि जो 16 महाजनपद थे इनमें से जो 4 थे वो मेन थे, जैसे मगध है, कौशल है, अवध है, मगध है, कौशल है, वत्स है, अवंती है। ठीक है, कौशल या अवध एक ही बात है। देखिए इनमें से कुछ वंशानुगत सम्राट द्वारा शासित थे, लेकिन अन्य गणतंत्रात्मक या कुलीन राज्य थे, जो या तो पूरे कुलीन लोगों के प्रतिनिधि शासक थे। देखिए इस लाइन का आपको सिंपल से यहाँ पे मतलब बताऊंगा। जैसे देखिए पहले क्या होता था, जब जनपद देखिए पहले जब कबीले थे, स्टार्टिंग में कबीले थे, जब जनपद थे, उसके बाद वहाँ पे क्या होता था कि जब राजा बनाया जाता था लोगों के द्वारा, वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। यानी कि अगर लोग किसी राजा को चुन रहे हैं, अगर उनको वो राजा पसंद ना आए तो वो उसे हटा के नया राजा बना देते थे। अब देखिए जब महाजनपद बना उनमें क्या था कि जो राजा है उसका जो पद है वो वंशानुगत हो गया। यानी कि अगर राजा मर जाए उसका बेटा आगे राजकुमार है जो वो राजा बनेगा। तो ऐसे करते करते महाजनपद जो है वो राजा के अधीन होना शुरू हो गया। अब देखिए इनमें से जो 16 महाजनपद हैं इनमें से देखिए कुछ जो थे वो गणतंत्रात्मक थे, यानी कि जो लोगों द्वारा चुनने ही जाते थे, वो कुछ वंशानुगत थे, यानी कि जहाँ पे राजा के बाद उसका बेटा बनता था। तो ऐसे मिक्सचर था इनका। अब देखिए गैर राजशाही वंशों में से सबसे महत्वपूर्ण 8 वंशों की वजिस संघात थी, जिनमें सबसे शक्तिशाली वैशाली में अपनी राजधानी से लिच्छवियों का शासन था। अब देखिए वैशाली में क्या था, सबसे ज़्यादा शासन किसका था, लिच्छवियों का। ठीक है, लिच्छवी वंश का सबसे ज़्यादा यहाँ पे शासन था। ठीक है, अब देखिए मगध, कौशल, वत्स और अवंती के शासकों के बीच वैवाहिक संबंध थे, लेकिन वे उन्हें वत्सव के लिए एक दूसरे से लड़ने से नहीं रोकते थे। अब देखिए मगध है, कौशल है, वत्स है, अवंती है, इनके बीच क्या थे, वैवाहिक संबंध थे, यानी कि ये आपस में लड़ते नहीं थे। इनमें क्या थे, वैवाहिक संबंध थे। वैवाहिक संबंध से ऐसा है कि जैसे देखिए किसी महाजनपद की राजकुमारी अगर वो किसी से शादी कर ले तो ऑटोमेटिकली उसका जो राज्य है उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन देखिए वैवाहिक संबंध होने के बाद भी लेकिन जो उनका वर्चस्व था, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मगध है, कौशल है, अवंती है, उसके जो शासक थे उनके जो वैवाहिक संबंध थे आपस में, तो फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनके वैवाहिक संबंध थे फिर भी वो एक दूसरे से लड़ने से रोकते नहीं थे। यानी कि अगर ये 4 राज्य जो महाजनपद हैं यहाँ पर में चाहे इनके वैवाहिक संबंध थे, पर फिर भी ये देखें कि वर्चस्व के लिए लड़ते रहते थे। अतः मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बनकर उभर कर सामने आया। अब देखें यहाँ पे क्या है, जो मगध साम्राज्य है वो सबसे ज़्यादा उभर के सामने आया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 16 महाजनपद से 4 निकले, 4 में से देखिए मगध जो है सबसे आगे निकला। आप देख सकते हैं मगध के ऊपर कितने वंशों ने राज किया। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। ये 6 सेंचुरी BC से 4 सेंचुरी BC यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध साम्राज्य, यानी कि 200 साल तक मगध साम्राज्य के बीच में जो राज था वो कैसा था, किन्होंने राज किया। देखिए मगध ने पटना, गया के पूर्व जिलों और शाहाबाद के कुछ हिस्सों को अपनाया और उसी समय का अग्रणी राज्य बनाया। यानी कि मगध साम्राज्य है वो पटना है। देखिए मगध जो है उस टाइम का मगध है, आज का बिहार है। अगर हम आज के बिहार की बात करें तो मगध साम्राज्य पूरे बिहार में फैला हुआ था। देखिए मगध का जो साम्राज्य है वो पटना है, गया है, शाहाबाद, ये एरिया तक यहाँ पे फैला हुआ था। इसकी सफलता का श्रेय इसकी भौगोलिक स्थिति यानी समृद्ध लोहे के निक्षेपों से निकटता को दिया गया, जिससे प्रभावी हथियारों, उपजाऊ गंगा की मिट्टी से के लाभ प्राप्त हो। देखिए जो मगध जो था इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे क्या था, लोहा बहुत समृद्ध था, जिसके कारण देखिए लोहे का जो उपयोग है वो खेती में भी हो रहा है, वो राजपाट में भी हो रहा है, सैनिकों में भी हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपयोग हो रहा था, जिससे सेना जो है वो उसके हथियार जो अच्छी तरह से बनाए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो उपजाऊ गंगा की मिट्टी है
ठीक है, कि जो गंगा नदी है उसकी जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊ जो मिट्टी है वो भी मगध में पाई जाती थी। इसके अलावा देखिए इसके अलावा देखिए हाथियों को पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बताइए कि पहली बार हाथियों को युद्ध में किसने इस्तेमाल किया, तो मगध साम्राज्य में हुआ था। ठीक है, पुरातात्विक रूप से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व NBPW यानी कि नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की शुरुआत के निशान मिट्टी के बर्तन का चमकदार प्रकार। देखिए ये नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या है, ये देखिए खास प्रकार की मिट्टी है जो मिट्टी के बर्तनों को चमकदार बनाते थे, वो भी मगध साम्राज्य में पाई जाती थी। इसने भारत में द्वितीय शहरीकरण के शुरुआत को चिन्हित किया। अब देखिए द्वितीय शहरीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। पहला शहरीकरण कौन सा था, वो था मोहनजोदाड़ो, बाद में क्या बना, मगध साम्राज्य। ठीक है, तो द्वितीय शहरीकरण जो है ये मगध साम्राज्य को माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि द्वितीय शहरीकरण किसे माना जाता है। ठीक है, मगध साम्राज्य आएगा। अब बात करते हैं हर्यंक वंश की। देखिए यहाँ पे मगध साम्राज्य में देखिए हर्यंक वंश, हरिंका वंश राजवंश की स्थापना मूल रूप से 566 ईसा पूर्व में बिंबिसार के दादा द्वारा की गई थी, लेकिन वास्तविक अर्थों में वास्तविक आधार बिंबिसार को दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो हर्यंक वंश था उसके संस्थापक थे बिंबिसार के दादा। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बिंबिसार के दादा का क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए लेकिन वास्तविक अर्थों में अगर हम वास्तविक तौर पे बात करें तो बिंबिसार है वो एक्चुअली रूप से हर्यंक वंश का संस्थापक था। देखिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक आधार का क्या मतलब है। देखिए एक होता है फाउंडर, एक होता है ट्रू फाउंडर, यानी कि एक होता है कि संस्थापक, एक होता है सच्चा संस्थापक। देखिए इसमें फ़र्क क्या है, संस्थापक इसमें ये हो गया जैसे बिंबिसार का दादा है, उसने हर्यंक वंश की शुरुआत कर दी, पर उसको आगे किसने बढ़ाया, अच्छे काम किसने किए, जिसने राज्य का विस्तार किया, वो था बिंबिसार। ठीक है, अब बिंबिसार के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। देखिए ये 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व से है। बुद्ध के समकालीन उन्होंने दक्षिणी राज्यों के साथ व्यापार मार्गों पर नियंत्रित हासिल करने के लिए अंगा, यानी कि अंगा कहाँ पे है, पूरब बिहार पर विजय प्राप्त कर। देखिए ये बिंबिसार पहली बात तो बुद्ध के समकालीन थे। अब देखिए इन्होंने दक्षिणी राज्यों के साथ व्यापार मार्गों पर नियंत्रण हासिल किया। अब ऐसे देखिए होता था, दक्षिणी राज्य कौन से हैं, यानी कि इनके जो दक्षिण में जो राज पड़ रहे हैं वहाँ पे व्यवहार जो मार्ग है वहाँ पे ये नियंत्रण हासिल करना चाहते थे। अब देखिए कोई भी राजा था, कोई भी कुछ था, आप अंग्रेज़ों की बात भी देखेंगे तो वो सबसे पहले व्यापार केंद्रों पर अपना कब्जा करते थे, जिससे उनकी जो पैठ है वो बहुत अच्छी बन जाती थी सब में। उनकी राजधानी राजगीर थी और उन्होंने कोसला, वैशाली और मोद्रा के शासक परिवारों के साथ वैवाहिक गठबंधनों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। अब देखिए उनकी राजधानी पहले क्या थी, राजगीर, जिसे गिरिराज भी कहते हैं। तो सीधे क्वेश्चन बनता है बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, देखिए कोसला है, वैशाली है, मोद्रा है, यानी कि 3 है जो यहाँ पे जो राज्य हैं। इनकी जो यहाँ पे लड़कियाँ थी, इन्होंने इनसे शादी करवाई, तो इनकी 3 पत्नियाँ थी, जिससे इनकी जो वैवाहिक संबंध द्वारा इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होगी। आप ये देख सकते हैं कि अगर इनका मगध पे साम्राज्य पे इनका कब्जा है बिंबिसार का, और कोसला, विशाली, मोद्रा से अगर ये लड़कियों से शादी करते हैं तो वो भी इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो इनकी स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी। मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगीर में थी, जिससे उस समय गिरिराज कहते थे। ये देखिए ऊपर आ चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो मगध की राजधानी है राजगीर, उससे पहले उसे उस समय क्या कहा जाता था, गिरिराज, या गिरिराज जो था वो किस राजधानी का नाम था, वो था राजगीर का। उसकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसके खुलने के रास्ते चारों तरफ से पत्थर की दीवारों से बंद थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बिंबिसार की जो देखिए राजगीर जो राजधानी थी, जो मगध की जो राजधानी थी राजगीर, वो देखिए चारों तरफ जो क्या था वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जो उसके खुलने के रास्ते थे वो चारों तरफ से पत्थर की दीवारों से बंद थे। अब देखिए कोई इस पर हमला नहीं कर सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, एक तरह से किलेबंदी थी। यहाँ पे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था और जिसके चारों तरफ क्या था, पत्थर की दीवारें बनाई गई थी। तो सबसे मुश्किल था यहाँ पे इनके ऊपर हमला करना। इससे राजगीर अभेद हो गया। ठीक है, अभेद का मतलब है कि वो इस पर हमला नहीं कर सकता था। अजातशत्रु के बारे में देखेंगे। देखिए 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के पुत्र ने अपने पिता को मार डाला और सिंहासन का पर कब्जा कर लिया। देखिए जो बिंबिसार है उसके पुत्र ने, यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला, सिंहासन पर कब्जा किया। वैशाली और कोसल को नष्ट कर दिया गया था। अब देखिए
यहाँ पे क्या है कि जो बिंबिसार है, आप देख सकते हैं कि वैशाली कौशल जिसके साथ उसने वैवाहिक संबंध थे, ठीक है, अब उसका बेटा आ रहा है, उसको ही ख़त्म कर रहा है। यानी कि जो उसकी जो माँ है, ठीक है, जो अपना जो माँ है अपने, जिसे कहते हैं ना कि जो अपना मामा का जो खानदान है वो ही ख़त्म कर रहा है वो, ठीक है। वैशाली कौशल जिसके बिंबिसार के इतने से वैवाहिक संबंध थे, उसका बेटा उसको ख़त्म कर रहा है आगे जाके, ठीक है। जिसका उपयोग प्रताप जैसे पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। इसका एक रथ भी होता था जिसमें एक गदा जुड़ी होती थी, जिसे बड़े पैमाने पर हत्या की जाती। आप देख सकते हैं जैसे आप बाहुबली में देखेंगे कि जो रथ के ऊपर है वो लगाए तलवारें लगी होती चलती थी, तो उस टाइप का ये यहाँ पे रथ होता था, ठीक है। यहाँ पे गदा होती थी, ठीक है, तो इस टाइप का आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो रथ ऐसा होता था जिससे क्या था कि गदा जुड़ी होती थी, जिससे वो बैठ के हमला करते थे, तो काफ़ी युद्ध में वो काम आता था। उस समय कौशल पर प्रसेनजीत का शासन था। देखिए कौशल पर जब हमला किया गया उस समय शासन था प्रसेनजीत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब अजातशत्रु ने कौशल पर हमला किया तो उस समय राजा कौन थे? तो प्रसेनजीत राजा थे। अब देखिए बात करेंगे उदयन की। उदयन क्या था? देखिए ये 460 से 444 ईसा पूर्व से है। देखिए उन्होंने गंगा और सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र की नई राजधानी की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले राजगीर राजधानी थी। अब जब उदयन आए तो उसने क्या किया कि गंगा और सोन का जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे जो जगह थी उसे वो थी पाटलिपुत्र, जिसको उसने अपनी राजधानी बना लिया। देखिए ऐसा कहा जाता है कि उदयन उन 5 उत्तराधिकारी राजाओं में से थे जिन्होंने पैट्रिकाइट्स द्वारा सिंहासन हासिल किया था। ठीक है, अब देखिए पैट्रिकाइट्स द्वारा सिंहासन हासिल किया था, ठीक है। मगध के लोगों ने अंततः इससे नाराज होकर 413, देखिए पैट्रिकाइट्स का यहाँ पे मैं ये मतलब जो ग्रीक्स है ना, उनकी मदद से ये सिंहासन हासिल किया गया है, ग्रीक्स की मदद से। अब देखिए लोग इससे नाराज हो गए, उन्होंने क्या किया कि 413 ईसा पूर्व में 5 में से इसको इनमें से हटा दिया और बनारस का जो वायसराय था शिशुनाग, उसको राजा बना दिया। इनकी यहाँ पे क्या है, इस वंश का एंड हो रहा है, हरंग वंश का। अब यहाँ पे शुरुआत हो रही है शिशुनाग वंश की, ठीक है। अब देखिए शिशुनाग क्या था? एक मंत्री शिशुनाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसे काल अशोक ने सफल बनाया था। वंश केवल 2 पीढ़ी तक ही चला। अब देखिए शिशुनाग क्या है, हरंग वंश का ही ये सेनापति ही था एक तरह से, ठीक है। इनका सेनापति ही था जिसने हरंग वंश को ख़त्म करके अपना वंश शुरू कर लिया, ठीक है। अब देखिए काल अशोक ने इसे सफल बनाया। ये वंश सिर्फ 2 पीढ़ियों तक ही चला। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अवंती की शक्ति का विनाश और मगध साम्राज्य में इसका अंतिम समावेश। यानी कि जो अवंती थी उसकी शक्ति खत्म होगी, अब उसका विलय भी मगध साम्राज्य में हो गया। सबसे प्रसिद्ध घटना थी राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखिए जो राजधानी है वैशाली बना दी गई। पहले राजगीर बनी जिसे गिरिराज कहते थे, अब यहाँ पे बन चुकी है वैशाली। अब बात करेंगे नंदवंश की। देखिए सबसे पहले नंदवंश के बारे में आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए नंदवंश की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इसे गैर क्षत्रिय राजवंशों में से पहला माना जाता है। यानी कि नंदवंश का जो महापद्मनंद है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। देखिए इनकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी, जिन्होंने कलिंग को अपने साम्राज्य में जोड़ा, जहाँ से उन्होंने जीत की ट्रॉफी के रूप में जीना की छवि लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या था, महापद्मनंद जो एक देखिए क्रूर किस्म का व्यक्ति था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत काफ़ी अमीर था और वो काफ़ी क्रूर था, ठीक है। तो इसने महापद्मनंद ने क्या किया कि नंदवंश की स्थापना कर दी। उसके बाद देखिए कलिंग को उसने अपने राज्य में मिला लिया और जिनाकी से छवि दी गई। उसने एक राट होने का दावा किया। एक राट का यहाँ पे क्या मतलब, देखिए एकमात्र प्रभुता जिसने अन्य सभी शासक राजकुमारों को नष्ट कर दिया। इनकी देखिए एक राट का क्या मतलब है, ये कहता था कि मैं एक राट हूँ, ठीक है। एक राट का मतलब है कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है शासन करने वाला। नंदों ने कलिंग कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में, कि कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया और राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख द्वारा वहन किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंद ने जब कलिंग के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया, उस समय जो कलिंग के जो राजा थे, राजा खारवेल खारवेल के जो राजा थे, उन्होंने जो हाथी गुम्फा के जो शिलालेख है वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ कि कैसे महापद्मनंद ने कैसे कैसे हमला किया, तो कैसे कैसे सब कुछ वहाँ पे व्याख्यान दिया गया है, ठीक है। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने धनानंद, ठीक है, धनानंद के शासनकाल के दौरान भारत पर हमला किया, जिसे ग्रीक लेखकों द्वारा
एक्स सेंद्रमेस कहा जाता था 326 ईसा पूर्व में। यानी कि जब अलेक्जेंडर थे, जब देखिए सिकंदर आया था भारत जीतने के लिए यहाँ पे, देखिए सिकंदर के आने का मतलब यहाँ पे कारण क्या था कि वो क्यों आया था, वो दुनिया का एंड देखना चाहता था। उस समय ये माना जाता था कि जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे दुनिया का एंड होता है, यानी कि सिकंदर जो है वो युद्ध जीते जीते बंगाल की खाड़ी पे आकर दुनिया का एंड देखना चाहता था कि कैसा होता है, पर उसे अफसोस मायूस होकर लौटना पड़ा। अब देखिए जब सिकंदर यहाँ पे अलेक्जेंडर यहाँ पे इंडिया में आया तो उस समय थे धनानंद जो थे यहाँ पे नंद वंश के शासक थे, जिसे ग्रीक लेखकों ने अग्रगाम एक्समेंद्रिस कहा था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि ये नाम किसका है। ये नाम है धनानंद का, या धनानंद को ग्रीक भाषा में कौन से नाम से जाना जाता है, अग्राम एक्स सिंथेमेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनता है। देखिए नंदों को बेहद अमीर और बेहद शक्तिशाली मानते थे। 2 लाख सैनिकों में से 60,000 घुड़सवारों और 6,000 युद्ध हाथियों की पैदल सेना को बनाए रखने के लिए, जिन्होंने मगध की ओर बढ़ने से अलेक्जेंडर की सेना को माना। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो नंद वंश था उसकी सेना थी बहुत शक्तिशाली थी। 2 लाख सैनिक थे यहाँ पे, जिनमें 60 घुड़सवार थे, 6,000 हाथी थे और पैदल सेना थी। अब देखिए जब अलेक्जेंडर यहाँ पे इंडिया आया था वो भी डरते थे, क्योंकि देखिए सबसे पहले हाथी का प्रयोग जो था वो यहाँ पे किया गया था नंद वंश के द्वारा, तो वो डरते थे कि हाथी के नीचे कुचल के मार ना दे, तो इसलिए वो वापस चले गए। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने एक प्रभावी कराधान प्रणाली विकसित की थी, नहरों का निर्माण किया और सिंचाई परियोजना को अंजाम दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उन्होंने उनका देखिए, अगर हम कहते हैं ना कि नंदवंश ने वहाँ पे मगध साम्राज्य पे हम जो राज किया था, देखिए प्रभावी होने का कारण क्या है कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो बेहद ही शक्तिशाली तरीके से, बेहद ही समृद्ध तरीके से प्लान बना कर चलते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कराधान यानी कि जो टैक्स सिस्टम है बहुत बढ़िया बना दिया था, नहरों का निर्माण कराया था और सिंचाई परियोजनाएँ थी वो बहुत ही अच्छी किस्म की थी। अब देखिए जो नंद हैं उनको भारत में साम्राज्य का विकास करने वाला के रूप में वर्णित किया गया। अब देखिए नंद वंश है, नंद को भारत में साम्राज्य यानी कि पहली बार जिसने भारत में साम्राज्य का जो विस्तार किया है वो नंद ने किया है, ऐसा माना जाता है। तो बात के राजा इन्हीं में से आगे आए थे। देखिए पहले नंद राजा का वर्णन पुराणों में सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और दूसरा परशुराम या भार्गव आदि के रूप में किया जाता है। अब देखिए अगर पुराणों की बात करें वहाँ पे ये कहा गया कि जो नंद वंश का जो पहला राजा था यानी कि जो महापद्म नंद थे, उन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश किया था। दूसरी बार परशुराम ने नाश किया था, ऐसा लिखा गया है पुराणों में। मौर्य राजवंश द्वारा नंदों को उखाड़ फेंका गया था, जिसके तहत मगध साम्राज्य अपनी महिमा के शीर्ष पर पहुंच गया। अब देखिए मौर्य राजवंश यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, केवल 12 साल का बच्चा, देखिए नंदवंश इतना ज़्यादा जो प्रभावशाली था, शक्तिशाली था, जिससे दुनिया जीतने वाला सिकंदर भी हार मान के चला गया था। पर फिर भी देखिए 12 साल का बच्चा जो मौर्य वंश का संस्थापक जिसे कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, उससे वो हार गया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, अब देखिए कोई भी चाहे शक्तिशाली हो, आप देखिए भारत पे अंग्रेज़ों ने 200 साल तक तकरीबन राज किया, इतनी देर तक राज किया, फिर भी उन्हें जाना पड़ा, यानी कि सभी का टाइम एक समान नहीं रहता। ठीक है, इसलिए अब देखिए मौर्य वंश की यहाँ पे उन्होंने शुरुआत कर दी, नंदवंश को उन्होंने उखाड़ फेंका। देखिए जब सिकंदर ब्यास नदी पहुँचा तो उसकी सेना ने उसे पीछे हटने से मना कर दिया। अपनी अग्रिम के सबसे दूर को बिंदु को चिन्हित करने के लिए उन्होंने ब्यास के उत्तरी किनारे पर 12 विशाल पत्थरों की वेदियों को खड़ा किया। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद आखिरकार 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की बेबीलोन, यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कई जगह पे, तो आप इसे सही करिए, यहाँ पे बेबीलोन आएगा, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, ठीक है, आप इसे काट दीजिए, यहाँ पे आएगा। ठीक है, बेबीलोन पे यहाँ पे उसकी जो है वो डेथ हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलेक्जेंडर का देखिए कि अलेक्जेंडर के आक्रमण ने संचार की अलग अलग 4 लाइनों, ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको समझाता हूँ। पहले देखिए जब सिकंदर की ब्यास नदी पर पहुँचा, देखिए पहली बात तो है कि जो इसके जो
जो सिकंदर के जो सैनिक थे वो थक चुके थे। देखिए 10 साल से युद्ध करते करते वो इतने थक चुके थे, उनको अपने परिवार की ज़्यादा आने लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्हें पता चला कि जो 2 लाख की सेना है तकरीबन वहाँ पे, और ऐसा भी माना गया था कि 5000 हाथी भी उनके पास, तो वो एकदम से घबरा गए। दूसरी बात क्या है कि पहली बार 10 साल हो गए, वो मगध जो मगध का जो राजा था उससे घबरा गए, नंदवंश के राजा से, ठीक है, धनानंद से। फिर यहाँ पे मौसम जो था, क्लाइमेट, वो इतना झेल नहीं पाए। यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे सर्दी से बर्दाश्त नहीं होती थी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जब वो वापस चला गया तो बेबीलोन में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। अब देखिए अलेक्जेंडर के जो आक्रमण के ने संचार की 4 अलग अलग लाइनें, इनकी 3 भूमि और एक समुद्र द्वारा खोल दी। इस प्रकार भारत को यूरोप में उजागर किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें एक आ गया कि भारत जो है वो 3 भाग भूमि से घिरा है, 1 भाग उसका समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये सच भी है, ठीक है। इस सांस्कृतिक संपर्क के कारण कला का एक महानगरी स्कूल गंधार में आया, जो कि कामो कला की विशेषता थी और गुप्त युग तक जारी रहा। देखिए ये खास कला निकल के आई गुप्त वंश तक, ठीक है। देखिए इसने छोटे राज्यों को कमज़ोर करके चंद्रगुप्त मौर्य के तहत उत्तर भारत के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन इस अभियान का तत्काल प्रभाव जनजातियों का विनाश था, जो पहले के समय से बच गया था। रिकॉर्ड किए गए इतिहास में जौहर का सबसे पहला उदाहरण तब हुआ जब अलेक्जेंडर ने सिबिस और अग्रसेन का सामना किया। बाद वाले ने आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने का साहस किया। एक कस्बे के लोगों की संख्या 20,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने आवास में आग लगा दी और खुद को आग के लपटों में झोंक दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने खुद ही अपना जो राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, छोटे छोटे राज्य पर कब्जा कर लिया, ठीक है, अपना उसने राज्य का विस्तार किया। उस समय क्या था, जनजातियाँ थी, उसका विनाश होने लग गया, ठीक है। जनजातियों को उसने ख़त्म करके अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने यहाँ पे हमला करना शुरू किया तो वहाँ पे क्या है कि जौहर का जो रूप है वो देखने को मिला। जौहर का मतलब होता है कि एक जगह पे आग लगा देते हैं तो उसमें वो कूद जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था कि जो आक्रमणकारी जो थे उस समय क्या था, एक कस्बे के लोगों ने 20,000 लोगों ने तकरीबन अपने आप को आग में झोंक दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का यहाँ पे लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर डेली वीडियो और PDF के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल फ्री में तैयारी करनी है तो वीडियो देखते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए, आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।